हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। दोस्तों, हमने कुछ दिनों से वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस ये क्लास 12 का यूनिट 1.8 जो लेसन है वो हमने शुरू किया है, जिसके राइटर है अच्युत गोडबोले। और इसमें हमने देखा कि किस तरह से उनका बचपन उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने इस लेसन में कही है कि भले ही पैसों के तौर पर या फिर पैसों के नजरिए से देखा जाए तो मेरा जीवन, सुविधाओं के नजरिए से देखा जाए तो मेरा जीवन बहुत ही गरीबी में गुजरा है। पर अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे, कल्चर वाइज देखोगे, तो वो कहते हैं कि माय चाइल्डहुड वाज वन ऑफ द रिचेस्ट चाइल्डहुड्स, वी कैन से, है ना। मतलब बहुत ही समृद्ध ऐसा सांस्कृतिक बचपन मेरा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लेखकों के साथ, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस या फिर गायकों के साथ में बैठने का, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनकी बातें सुनने का उन्हें मौका अपने बचपन में ही मिला है। और वो कहते हैं कि संगीत, कला, ये सारी चीजें हमारे जीवन को उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि साइंस और टेक्नोलॉजी है। और ऐसा वो भी कहते हैं कि भले ही मैं ऐसा मानता हूँ, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं थी। और वो कहते हैं कि मेरे बचपन में मैंने कभी मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं की, और इस वजह से हर एक विषय की सुंदरता जानने की मुझे बहुत ही उत्सुकता होती थी, और उसको जानने के लिए फिर मैं उसके बारे में पढ़ता था, उसमें खो जाता था। और इसी की वजह से क्या हुआ कि वो कहते हैं, मैं 7वीं में था तब 9वीं के प्रश्न में गणित हो या फिजिक्स हो, उनके प्रश्न चुराया करता था। और इस वजह से धीरे-धीरे वो कहते हैं कि मुझे उसमें रुचि आनी शुरू हुई, और मैंने इन सारी चीज़ों को जानना शुरू किया। और वो कहते हैं कि धीरे-धीरे फिर कैसे मैं आईआईटी में गया, मैं इंग्लिश नहीं बात कर पाता था, और फिर मैंने कितनी मेहनत की, और 10-12 महीने के मेहनत के बाद आखिर में मैं इंग्लिश पर मास्टरी हासिल कर सका, या फिर अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना मैंने शुरू किया। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे 32 साल की नौकरी में मैंने 23 साल एक बहुत बड़े पोजीशन पे गुजारे हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि मैंने कंपनी को हेड किया, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, या फिर मैं कंपनी का एमडी हुआ करता था। और इस वजह से मुझे बहुत सारे देशों में जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में जिसके हेड ऑफिसेस थे, जापान में थे, यूएस में थे, यूरोप में थे। ऐसी बहुत सारी जगहों पे मुझे जाना पड़ा। मेरे मेरे साथ वाले इंजीनियर्स, मेरे साथ में जो काम करने वाले इंजीनियर्स थे, ऐसे हजारों इंजीनियर्स अलग-अलग देशों में बैठकर काम करते थे, और मुझे उनको गाइड करना होता था। और ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी या मैं कर रहा था। तो हम हैं आज पेज नंबर 84 पर। शायद इस लेसन में हम वो पाठ खत्म कर सकते हैं, है ना? तो हम हैं पेज नंबर 84, पहला पैराग्राफ है, जहाँ पर हमने अभी तक देखा है कि वो कहते हैं, पहले से मैं पढ़ रहा हूँ एक बार और उसके आगे फिर बढ़ते हैं। हमने वो पढ़ा है, इन वन इन जापान एंड वन इन ऑस्ट्रेलिया। ये 1, 2, 3, 4, 5वीं छठी लाइन है। छठी लाइन तक हमने देखा था, उसको आगे हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी आउट ऑफ विच आई वाज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी और द software head for 23 years of large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. I had to travel all over the globe around 150 times for businesses. और वो कहते हैं कि मुझे कम से कम अपने जीवन में 150 बार अलग-अलग देशों में जाने का काम मुझे पड़ा। मैं अलग-अलग देशों में गया। 500 business. During this period, I had also written 4 books with 5 to 700 pages each on information technology, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. और वो कहते हैं कि इस समय में मैं बहुत सारे देश घूमा। कम से कम 150 बार मुझे अलग-अलग देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो कहते हैं कि इसी दौरान मैंने कम से कम 4 किताबें लिखी, जो 500 से 700 पन्ने की किताबें थी, वो मैंने 4 किताबें लिखी। और ये चारों भी किताबें जो है, वो टाटा मैग्रो हिल नाम के प्रकाशक ने प्रकाशित की है। और वो कहते हैं कि इनका चीनी भाषा में भी अनुवाद हुआ है ना?
चीनी भाषा में भी उनका अनुवाद हुआ है ताकि बहुत सारे लोग उनको पढ़ सके। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दुनिया के हर एक कोने में पहुंचने के लिए उनको चाइनीज में भी करना पड़ा ट्रांसलेशन। I learned a lot of things when I was running these large companies. और मैं ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जब चला रहा था तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीखी। फर्स्ट वन वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। और सबसे पहली अगर कोई चीज मैंने इन कामों के दौरान सीखी, मेरे काम करने के दौरान मैंने सीखी है, तो वो थी टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? टीम वर्क का क्या मतलब होता है? टीम वर्क का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। समझ में आ रहा है क्या? साथ मिलकर काम करना मतलब एक टीम बनाकर काम करना, है ना? अभी देखो कोई भी टीम स्पोर्ट्स होगा, टीम चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वहां पर एक टीम खेलती है, ना कि एक व्यक्ति। तो वो टीम को फिर आपको टीम का हित सर्वोपरि रखना होता है और अपने जो पर्सनल या फिर अपने वैयक्तिक जो हित होते हैं उनको थोड़ा सा हमको बाजू साइड में रखना होता है, क्योंकि हमको टीम जीतने से मतलब होता है या फिर टीम को जिताने में हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ना? तो टीम वर्क ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने अपने कामों के दौरान सीखी। इन टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीम वर्क। और आज की दुनिया में टीम वर्क अगर नहीं है तो कुछ भी करना मुमकिन नहीं। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। यू कैनॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर अ लोनर एंड एन इगोइस्टिक पर्सन। अगर अगर आप एक लोनर है, लोनर मतलब क्या होता है? अकेला रहने वाला, एक, है ना? एक एक अकेला रहने वाला इंसान। अगर आप अकेले रहने वाले हो और आपका ईगो बहुत ज्यादा है, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगा, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऐसा वो कहते हैं। सेकेंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ। दूसरी चीज क्या होती है? ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हो गया टीम वर्क, दूसरा है लीड फ्रॉम फ्रंट। लीड फ्रॉम फ्रंट क्या होता है कि आपकी जो भी टीम मेंबर्स है, आपकी जो भी टीम है, उनके सामने आपको कुछ आदर्श रखने होते हैं। अगर सही एक छोटी सी चीज आपको अगर बताया जाए तो देखिए, अगर आप लीडर हो और आप आपके कंपनी में आपके आपके साथ में सब समझ लो 5-50 लोग काम करते हैं। अगर कंपनी में आने का वक्त है, समझो 10:30 बजे सवेरे, और अगर आप ही 10 के बाद आने लग जाओगे तो क्या होगा? यू आर नॉट क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन। आप एक अच्छा आदर्श उनके सामने नहीं रख पा रहे हो, आप गलत चीज उनके सामने रख रहे हो। तो एक चीज हमको करनी होगी कि पहले मुझे जो कुछ भी मेरी टीम से अपेक्षाएं हैं, मुझे जो कुछ भी उनसे चाहिए होता है, वो मुझे पहले खुद करना होगा। ठीक है? मतलब अगर कोई चीज आपको 2 दिन में चाहिए, तो पहले आपको उनको ऐसे आदर्श निर्माण करना होगा कि भाई 2 दिन का मतलब होता है सिर्फ 2 दिन, और मैं अगर कुछ कहता हूं किसी को कि नहीं मैं आपको 2 दिन में दूंगा, तो मुझे 2 ही दिन में देना चाहिए, ताकि मैं उस तरह का आदर्श अपनी कंपनी में। और जब आप बॉस होते हो, जब आप लीडर होते हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि सब लोग आपको देख रहे होते हैं। और अगर जो कुछ भी आप कह रहे हो, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, अगर वही आप नहीं करोगे, तो फिर तो आपको कोई भी, एक तो आपके लिए उनके मन में जो आदर है वो तो कम होगा ही होगा, पर वो भी आपकी कही बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, और फिर कंपनी इसी तरह से काम करती रहेगी। तो हमें सबसे पहली चीज होती है टीम वर्क पर ध्यान देना। दूसरी चीज वो कहते हैं कि मैंने सीखा कि लीड फ्रॉम फ्रंट मतलब आगे सबसे आगे बढ़कर कंपनी को आगे बढ़ाना, है ना? ना कि पीछे रहकर सभी को आगे ढकेल के पीछे रहना, ऐसा नहीं। अलग अलग टाइप की लीडरशिप होती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लीड फ्रॉम फ्रंट मतलब अपने आदर्श खुद लोगों को पहले बताना और फिर उनको चलने के लिए कहना। थर्ड was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends। और तीसरी बात क्या है कि आपके साथ काम करने वाले, आपके
लीडरशिप के नीचे काम करने वाले सभी लोगों को आपको फ्रेंड्स की जैसी ट्रीटमेंट देनी होगी, ना कि कोई सबॉर्डिनेट या फिर हाथ के नीचे काम करने वाला कोई इंसान, ऐसे इस तरह से ट्रीटमेंट आपको उनको नहीं देनी चाहिए। उनको अपना दोस्त समझना चाहिए। अगर वो आपके साथ दोस्ती भरा व्यवहार करेंगे, तो ही फिर वो आपको उनकी कुछ चीजें बता पाएंगे। अड़चने उनकी जो होती है वो बहुत फ्रीली बता पाएंगे, और उस पर आप जो भी उनके काम में अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आखिरकार फायदा होगा कंपनी का ही, है ना? अगर किसी के साथ आपका बर्ताव बहुत ही ज्यादा कठोर है, उनको आप कुछ भी उनकी बातें नहीं सुनते हो, उन पर चिल्लाते हो वगैरह, तो वो आपको अपनी अड़चनें कभी नहीं बताएँगे। वो सिर्फ क्या करेंगे? वो सिर्फ काम करना है इसलिए काम करेंगे। पर अगर आप उनको अपने फ्रेंड्स मानते हो, उनके साथ काम करना चाहते हो और उस तरह का बर्ताव आप उनके साथ करते हो, तो निश्चित तौर पर वो भी आपको अपनी बातें बताकर, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कहेंगे कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उस पर प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ढूँढते हैं। इस तरह से काम अगर होगा तो फिर बहुत अच्छी चीज़ होती है। In my career, I made a few mistakes, but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे कार्यकाल में कभी भी कोई भी गलती नहीं की है। बहुत सारी गलतियाँ मैंने की है, पर उन गलतियों से भी मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन। मैंने महत्व जाना, कुछ चीज़ों का महत्व ज़रूर जाना, जिसमें पहली चीज़ है मोटिवेशन, मतलब लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। बीइंग अ गुड लिस्टनर, एक बहुत ही अच्छा सुनने वाला लिस्नर, मतलब लोगों को सुनो, बात करने से पहले उनको सुन लो। बहुत बार क्या होता है कि कभी किसी में गुस्सा होता है तो वो बहुत सारी बातें सुनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, तो आप सिर्फ बैठकर अगर उनकी पूरी बातें सुन लेंगे तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी ने उनको सुना है, ये भावना उनके मन में, और फिर धीरे धीरे वो खुद के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने लग जाते हैं। तो एक गुड लिस्नर होना, है ना? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा-सा मैं विषयांतर कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन, हम अक्सर ये चीज़ जब कहते हैं संवाद, है ना? किसी के साथ अब हम कहते हैं कि हमें संवाद करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसको कभी हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ होती है, उसको कहते हैं लिसनिंग, है ना? अगर देखिए संवाद हो रहा है मतलब क्या, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर दोनों भी बात करेंगे तो सुनेगा कौन? तो इसीलिए कम्युनिकेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, आपको अपनी बात अच्छे से रखनी आपको आनी चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आप पहले सुनो। लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को सुनेंगे तो ही लोग भी आपको सुनेंगे, है ना? ये तो जैसे होता है कि आदर दो, आदर लो, ऐसा करते हैं ना? तो उसी तरह से तो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिसनिंग, है ना? तो वो कहते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें से एक चीज़ थी लिसनिंग, कि लोगों को सुनो। टारगेट सेटिंग एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। टारगेट सेटिंग मतलब पहले अपना गोल डिसाइड करो, टारगेट डिसाइड करो, हमें क्या करना है। और आर्ट ऑफ डेलीगेशन, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी अपनी इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी हम आसान भाषा, है ना? इसको आसान भाषा में हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो जो काम में जो व्यक्ति अच्छी है उसको वो काम दे देना, है ना? मतलब अपनी जवाबदेही का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। ऐसा नहीं कि हर एक चीज मैं ही करूंगा, मैं खुद ये करूंगा, मैं खुद वो करूंगा, सारी चीजें मैं ही करूंगा। तो ये जो सारे लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं वो क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको उनको भी जवाबदेही देनी चाहिए, ताकि वो भी धीरे-धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी सीखते हैं, है ना? तो आपके साथ अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सभी को साथ में लेकर चलना हो, क्योंकि अगर आप लीडर हो,
आप अगर लीडर हैं, तो आपको सभी लोगों को अपने साथ जब आप लेकर जाते हो, तभी आप भी आगे बढ़ते हो। नहीं तो क्या होगा, आप भले ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर सभी लोग पीछे ही अगर रहेंगे, तो आपको भी पीछे आना पड़ेगा उनके लिए, है ना? तो सभी को साथ लेकर जब आप आगे बढ़ोगे, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें ज़रूर क्या होता है, डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना कि ठीक है, ये काम ये आप कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट आपको पूरा करना है, आप इसके बारे में सारी चीजें देखोगे और मुझे ये प्रोजेक्ट ऐसा-ऐसा इतने दिनों में चाहिए। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया, आपकी अपेक्षा उनसे क्या है, वो सारी चीजें आपने उनको बता दी, तो वो अपने आप सारी चीजें करने लग जाएँगे। और ये सारी चीज़ें जो है, चाहे वो डेलीगेशन हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे मोटिवेशन हो या फिर टारगेट सेटिंग हो, ये चारों भी चीज़ें आज जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे हिस्से होते हैं। After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. अब देखो, इतने सालों के काम करने के बाद मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा जो पहला प्यार था, जो जिसको कहते हैं पढ़ना और लिखना, वो कहीं पीछे छूट जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे पीछे छूटा जा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे फिर से एक बार उस चीज़ में रुचि लेनी चाहिए, फिर से उसको शुरू करना चाहिए। Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crores per annum to become a writer, और इसीलिए 3 करोड़ रुपए साल की एक मुझे 2 ऑफर्स थे, वो सारी मैंने ठुकरा दी और पूरा लेखन पर ध्यान देने का काम मैंने किया। दिस इज हाउ माय सेकंड इनिंग्स एज अ राइटर इन मराठी बिगन। और इसी तरह मेरी जो दूसरी इनिंग है, सेकंड इनिंग क्या होती है? जिन लोगों को क्रिकेट पता है, उन सभी लोगों को सेकंड इनिंग भी पता होगी ही होगी। सेकंड इनिंग मतलब अ, दूसरी दूसरी आपकी टर्म या फिर क्या कह सकते हैं उसको, आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि दूसरी बार एक नई शुरुआत है ना। सेकेंड इनिंग को हम कह सकते हैं, सेकेंड इनिंग्स को हम कह सकते हैं नई शुरुआत, शुरुआत, है ना, शुरुआत, है ना, नई शुरुआत। हम्म? तो ये सेकेंड इनिंग्स का मतलब होता है, मतलब फिर से एक बार कोई चीज आपने करना, मतलब पहले जो आप काम कर रहे थे उसको छोड़ देकर दूसरा काम जब आप करते हो, तो उसको सेकेंड इनिंग्स भी हम कह सकते हैं। आफ्टर दिस आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी, और इसी के बाद इस सेकेंड इनिंग में मैंने 34 किताबें लिखी मराठी में, 34 किताबें। मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम बेस्ट सेलर्स विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर ईच। और इसमें से, इन 34 किताबों में से कई किताबें तो ऐसी है जिनकी कॉपीज लाखों में बिक चुकी है। However, it is not the sales or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about a very good changes in the lives of thousands of readers. पर मुझे यहाँ पर बताने में हर्ष होता है कि कितनी किताबें बेची और कितना पैसा उसमें से कमाया, इससे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी मैंने उन किताबों में लिखा था, किताबों के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा था, उन चीजों को पढ़ करके बहुत सारे लोगों के जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आया, बहुत अच्छा बदलाव उनके जीवन में आया है। After reading my autobiography, Musafir, and a book on psychology, Manat, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up the thoughts of committing suicide and decided to start all fresh. देखिए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है किसी के लिए कि आपने लिखा है कुछ, उसको पढ़ करके कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत ही हतोत्साहित है, मतलब उसमें जीवन में कोई भी उसका रस नहीं बाकी रहा है, वो मरने की सोच रहा है, और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने उनको पढ़ा और उसने जीने की फिर से इच्छा जागृत हुई और वो बहुत अच्छी तरीके से जीवन जीने लगे। एक लेखक के लिए इससे ज्यादा बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। कितनी किताबें बेची, कितने पैसे कमाए, इससे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि किसी के जीवन में आपने एक बहुत ही अच्छा बदलाव लाया है, ये बहुत बड़ी चीज़
होती है। और ये चीज़ वो कहते हैं कि मेरी जो 2 किताबें हैं, ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मचरित्रात्मक किताबें जो है, मुसाफिर और मना, ये और साइकोलॉजी पर लिखी हुई किताब है मना। मैंने मन में क्या हो रहा है, उसको मराठी में कहते हैं। तो वो किताब पढ़ कर के लोगों ने आत्महत्या करने के विचार त्याग कर नए सिरे से जीवन जीने की शुरुआत की। ये बहुत बड़ा पुरस्कार मैं समझता हूँ कि लेखक को मिला है। There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, किमयागार। और वो कहते हैं कि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सापेक्षता सिद्धांत है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सापेक्षता सिद्धांत हो या फिर क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर बिग बैंग थ्योरी, ये जो चीजें हैं, ये चीजें बहुत सारे लोग मुझे आकर बताते हैं कि ये चीजें तो हमें कभी पता ही नहीं थी या फिर हम इसको समझ ही नहीं पा रहे थे, पर आपकी किताब किमयागार हमने पढ़ी और हमें ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ आ गई। My my book Boardroom on Management has created at least 20 successful entrepreneurs। और मेरी एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम है बोर्डरूम। बोर्डरूम मतलब बोर्डरूम मतलब जो कंपनी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना, कंपनी जो चलाती है उसको जो लोग चलाते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो ये बोर्डरूम मतलब उस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है जो उन्होंने मैनेजमेंट पर लिखी थी। और उस मैनेजमेंट की किताब को पढ़कर वो कहते हैं कम से कम 20 नए क्या कहते हैं उद्योगपति उसमें से तैयार हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स है ना, नए एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने तैयार की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। Then there are then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times or NDTV profit after reading my book on economics अर्थात है ना। और वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि अभी मेरी जो किताब थी इकोनॉमिक्स पर लिखी हुई, अर्थशास्त्र पर लिखी हुई अर्थात, वो किताब पढ़ करके आज वो लोग इकोनॉमिक टाइम्स या फिर एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे चैनल में जो कुछ भी बातें होती है उसको उनको उन बातों को वो सारे ये सारे लोग उनको आसानी से समझ पा रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने उनकी किताब अर्थात पढ़ी है और उसी की वजह से ये सारी चीजें वो समझ पा रहे हैं। Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, गणिती। और वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि उनकी जो किताब है गणिती, ये पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने गणित को नए सिरे से समझने की कोशिश की और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा भी है। The same is true about my books on Indian music, Naad Ved, English literature, Zapurza, painting, canvas, Western films, Limelight, and Western music symphony, or books such as Genius series, रक्त और विटामिन्स और अनर्थ। तो वो कहते हैं कि देखिए ये चीजें मैंने कुछ किताबों के बारे में उन्होंने जिक्र किया और वो कहते हैं कि ये चीजें ये किताबें पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर बताया कि उनको उसका क्या फायदा हुआ। तो वो कहते हैं इसी तरह से मैंने बहुत सारे विषयों पर किताबें लिखी है जिनमें मैंने गणिती जो लिखी है वो गणित पे लिखी है, उसको पढ़ करके भी लोग कहते हैं कि उनको बहुत गणित के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पर आपकी किताब पढ़कर हमें गणित को ज्यादा समझने में मदद मिली है। उसी तरह वो कहते हैं कि म्यूजिक के बारे में संगीत के बारे में जो उन्होंने किताब लिखी है नादवेद, उसको पढ़ करके उन्हें संगीत के बारे में ज्यादा ज्ञान और संगीत को ज्यादा अच्छी तरह से समझने में उन्हें मदद मिली है। उसी तरह ज़ापुरज़ा नाम की उनकी जो किताब है, वो कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को समझने में, है ना? इंग्लिश साहित्य को समझने में इस किताब का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पेंटिंग, कैनवस एक किताब उन्होंने लिखी है, कैनवस नाम की, जिसमें उन्होंने पेंटिंग के बारे में लिखा है और वो लोग कहते हैं कि अरे क्या अच्छी तरह से आपने किताब लिखी है, तो हमें पेंटिंग के बारे में सब कुछ पता चल जा रहा है, बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। वेस्टर्न फिल्म्स, लाइमलाइट एंड वेस्टर्न म्यूजिक सिम्फनी। और उन्होंने एक किताब लिखी है लाइमलाइट, जिसमें उन्होंने जो हॉलीवुड में फिल्म्स बनती है, वेस्टर्न फिल्म्स, हॉलीवुड में नहीं पर पूरे वेस्ट में, मतलब यूरोप में बनती हो, अमेरिका में बनती हो, जितनी भी फिल्म्स बन रही है तो उनके बारे में उन्होंने लिखा और इन लोगों को वो भी बहुत पसंद आया। लोग कहते हैं कि भाई उसमें से
हमें वो सीखने को मिला कि ये वेस्टर्न फ़िल्म्स कैसी होती है, वो कैसी बनती है या फिर उसकी कौन-कौन सी फ़िल्म्स अच्छी है वगैरह। और वेस्टर्न म्यूज़िक, जब उन्होंने सिम्फनी नाम की किताब लिखी, तो उस किताब से वेस्टर्न म्यूज़िक को भी लोगों को जानने में बड़ा ही सरल अ, ब बड़ी ही सरलता से वो समझ पाए हैं, है ना? और बुक्स सच एज़ जीनियस सीरीज़, रक्त और विटामिन्स और अनर्थ, और बहुत सारी किताबें, बहुत लोग आकर के कहते हैं कि इसकी वजह से हमें ये समझ में आया है, रक्त, विटामिन्स, ऐसी किताबें और अनर्थ, ऐसी किताबें पढ़ कर के लोगों को बहुत ही उसका फ़ायदा हुआ है। It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs of my readers, that keeps me going। और वो कहते हैं कि इन सारे लोगों की यही एक जो भावना है कि मैं किस तरह से कुछ हजार लोगों के दिल को मैं छू गया हूँ, किस तरह से मैंने उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव मैं ला पाया हूँ। इसी सारी चीजों को सुनने के बाद, इन्हीं सारी चीजों को समझने के बाद मुझे लगता है कि यही तो वो चीज है जिस जो मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने में प्रेरक साबित होती है, मुझे आगे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यरत रखने के लिए ये काम करती है। लोगों के प्रति जो उन्होंने पहले हमने देखा कि कैसे वो कहते हैं कि मेरे देश और मेरे लोगों के लिए मुझे काम करना है। तो देखिए, आपको लोगों के लिए काम करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको लोगों को सिर्फ पैसे ही देने हैं। बहुत सारे तरीकों से लोगों के काम आप कर सकते हो। तो उसको कैसे कर सकते हो? तो एक लेखक क्या करता है, एक लेखक एक किताब ऐसी लिखता है जिससे लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आ पाए, लोग उसको प्रेरणा माने। एक संगीतकार क्या करता है कि ऐसा संगीत बनाता है कि लोग उसको सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपनी सारी परेशानियां लोग भूल जाते हैं। एक सिनेमा ऐसा बनता है, एक एक डायरेक्टर हो, एक प्रोड्यूसर हो, सिनेमा ऐसा बनाता है कि लोग उसको देखते ही अचंभित हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत ही उसका आनंद लेते हैं, है ना? तो ऐसी सारी, एक पेंटर है, पेंटिंग बनाता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, लोग उसको देखते ही अपना सारा सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये चीजें होती है। लोगों के लिए कुछ करने का मतलब सिर्फ उनको आर्थिक मदद देना या फिर उन्हें पैसे देना या ऐसा नहीं होता है। तो हर एक व्यक्ति जो समाज में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, लोगों के लिए ही काम करता है। जी, डॉक्टर्स भी करते हैं, तो किसी की उन्होंने जान बचा दी। डॉक्टर डॉक्टर ने किसी की जान बचाई, तो डॉक्टर ने किसी की जान बचाई मतलब क्या हुआ? तो लोगों के लिए ही काम तो कर रहा है ना? वैसे ही इंजीनियर इंजीनियर जब किसी चीज़ को एक पुल है, उसको बनाते हैं, तो बनाते वक़्त वो देखते हैं कि अगर कोई भूकंप आता है तो ये गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो फिर उसको उस तरह से बनाते हैं कि भूकंप में भी वो पुल जस के तस खड़ा रहेगा। और ऐसे करते हुए अगर एक आध बार भूकंप आ भी जाए, तो वो पुल जहाँ के वहाँ खड़े रहेगा, तो उससे क्या होगा, लोगों की जान बच जाएगी। तो इस तरीके से, है ना, हर एक कोई भी व्यक्ति जो हो अपने समाज में है, वो सारे लोग किसी न किसी तरह से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और इसी तरह से काम करते रहने का अच्युत गोडबोले जी ने ठाना था, तो वो आखिरकार अपनी किताबों से भी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Why am I telling you my story? When I look back, there are number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today। पर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पर क्यों बता रहा हूँ? मैं ये अपने जीवन की कथा, मेरी जीवनी आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे आज भी लगता है कि इस कहानी में, इस कथा में ऐसे बहुत सारे पाठ हैं, जो आप लोग सीख सकते हो, जो मैंने सीखे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ही सीखा है या फिर आप नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सीखा है तो आप भी इसमें से कुछ न कुछ ज़रूर सीख सकते हो। यही तो मेरा उद्देश्य है कि किसी तरह से आपको किसी न किसी रूप में मदद करना। आज भी मैंने मेरे जीवन से ये सारी चीज़ें तो सीखी ही है, पर आज भी मैं सीख रहा हूँ। सम ऑफ दीज आर थर्स्ट ऑफ नॉलेज, और कुछ जो पाठ मैंने सीखे अपने जीवन में, वो है थर्स्ट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की लालसा, ज्ञान की प्यास।
क्यूरियोसिटी, है ना? क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, ह्यूमिलिटी मतलब डाउन टू अर्थ मतलब बहुत ही विनम्रता, ह्यूमैनिटी मानवता, रैशनैलिटी सतत विवेक बुद्धि, इक्वालिटी हर एक को एक जैसा समानता, समता, टीम वर्क एक साथ मिलकर काम करना, क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस सबसे बड़ी चीज होती है क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस मतलब उत्कृष्टता उत्कृष्टता की क्या कहते हैं हम जिज्ञासा, उत्कृष्टता की जिज्ञासा या फिर उत्कृष्टता का ध्येय। नेवर से डाई थिंकिंग बिग, नेवर से डाई कभी भी नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं कहते, है ना? आगे बढ़ते रहना चाहिए, मुश्किलें आएंगी वो भी पार होती जाएंगी, सिर्फ आपको वहीं पर डटे रहने की जरूरत है। और थिंकिंग भी, बड़ी सोच, ये सारे पाठ है जो मैंने अपने जीवन से सीखे हैं, शायद आप भी इसमें से कुछ सीख सकते हो, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये लेसन आपकी पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए पवन वाघ अकादमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।